मिल जाएगी तो भेज देंगे, अभी ऐसे शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें क्या स्टार्ट करना है आज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक प्रोग्रामिंग को करने की ना दो टेक्निक होती है। प्रोग्राम को बनाने की दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि हर एक काम को करने के लिए स्टेप्स दिए होंगे इंस्ट्रक्शंस के लिए, और आपको उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होता है। समझ गए? कहने का मतलब क्या है, तुमने पढ़ा होगा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फर्स्ट सेमेस्टर में ही प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का जो मेन काम है, जैसे कि पहले के समय में होता क्या था कि काम सेफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता था, केवल काम होना चाहिए इस बात पे ध्यान होता था। तो पहले की तरह, जैसे पहले की लाइफ में क्या होता था कि पहले जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो सारी की सारी पीओपी पे डिपेंड होती थी। पीओपी का मतलब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। अब होता क्या था, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती थी वो आती थी डेटा की सिक्योरिटी की। क्यों? क्योंकि कोई भी डेटा लीक कर लेता था आराम से, और कोई भी डेटा जो है एक दूसरे को शेयर कर सकता था। जैसे मान के चलो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कोई भी बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर दिया जाता था, और वो छोटे छोटे प्रोग्राम में जब डिवाइड कर दिया जाता था तो उन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिला करके किसी भी बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते थे। ये पीओपी के अंदर था। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा फंक्शन है, और तुमने क्या करा, उस बड़े फंक्शन को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे सब फंक्शन में, ठीक है। और वो जो हमारे छोटे छोटे सब फंक्शन है वो फिर से सब फंक्शन में डिवाइड होंगे। कहने का मतलब ऐसे मान लो, जैसे कि आपके पास कोई एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर आपने अपना पूरा लॉजिक लिखा हुआ है, और आपने अपने इस मेन फंक्शन को स्प्लिट कर दिया तीन पार्ट में, F1 F2 और F3 में। अब होता क्या है कि अगर हमको मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के पहले आप F1 F2 और F3 को एग्जीक्यूट कराइए। अब F1 ने क्या करा, फर्दर अपना काम जो है वो डिवाइड कर दिया F4 और F5 में, ठीक है। F2 ने फर्दर अपना जो काम है वो F6 और F7 में डिवाइड कर दिया, और F3 ने अपना काम F8 में डिवाइड कर दिया। अब अगर देखा जाए तो ये जो मेन फंक्शन है ये एग्जीक्यूट तब तक नहीं हो सकता जब तक नीचे के फंक्शंस एग्जीक्यूट ना हो जाएं। तो ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। जैसे कि मान लो ये ग्रैंडफादर है, और ग्रैंडफादर के पास अपने कितने बच्चे हैं? तीन, ठीक है। तुम्हारे चाचा पापा ताऊ तीनों लोग तीन भाई है, कहने का मतलब, ठीक है। अब ऐसे समझो कि ये जो F1 वाला व्यक्ति है जिसको कि काम सौंपा गया है, इसने कहा कि मैं कोई भी काम स्वयं नहीं करूंगा। इसने क्या करा, फिर से दो लोगों में काम डिवाइड कर दिया, F4 और F5 में। F2 ने ऐसे ही क्या करा, F6 और F7 में काम डिवाइड कर दिया, और F3 ने अपना जो काम है वो उठा करके F3 को दे दिया। अब अगर यहां देखो तो ये है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। क्यों? अब देखो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी डेटा की सिक्योरिटी नहीं है। क्यों सिक्योरिटी नहीं है? मान के चलो जो F5 वाला पर्सन है, इसका जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ F1 से होना चाहिए, लेकिन ये मेन फंक्शन को डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकता है। समझ गए ना? मतलब ये ग्रैंडफादर तक डायरेक्ट भी जा सकता है अपने किसी भी काम के लिए, जो कि टोटली इलीगल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? सेम एज इट इज, मान के चलो F5 का अगर मन हुआ तो F3 से कोऑर्डिनेट कर लिया। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी डेटा की सिक्योरिटी, कि डेटा जो है वो सिक्योर नहीं था। कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन से कम्युनिकेट कर लेता था, और कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन का डेटा एक्सेस कर लेता था। समझ गए? अब अगर देखा जाए तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या है? डेटा की सिक्योरिटी। और अगर हमें डेटा की सिक्योरिटी ना मिले तो फिर कोई फायदा है? यानी कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जो ड्रॉबैक्स आ रहे थे, उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। सबसे पहले ऐसे समझो, जैसे प्रोग्रामर जो होते हैं वो छोटे प्रोग्राम्स बनाते थे। जैसे कि किसी ने कैलकुलेटर बना दिया, किसी ने सिंपल बिलिंग सिस्टम बना दिया, किसी ने स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर बना लिया। इनमें सिर्फ कुछ ही स्टेप लिखने होते थे। जैसे कि मान लो इनपुट ले लिया, प्रोसेस कर दिया, आउटपुट दिखा दिया। इसलिए उस समय पर पीओपी का यूज ज्यादा होता था। लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बड़े होते जा रहे हैं, जैसे कि फेसबुक बन रहा है, इंस्टाग्राम बन रहा है, व्हाट्सएप बन रहा है, अमेजोन बन रहा है, वैसे वैसे पीओपी की लिमिटेशन सामने आने लग गई कि पीओपी में ये ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक है। तो उसी चीजों को रिमूव करने के लिए ऊप्स कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा मार्केट में लॉन्च हुआ। बस समझ में आ रही ना? एक मिनट। हाँ भैया जी।
ठीक है। तो पैसे देने पड़ेंगे, 110 रुपए देने। हाँ, तो हम लोग प्रोसीजर प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे थे। अब होता क्या है, जैसे कि हमने बताया कि पहले जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनते थे उनमें इतनी दिक्कतें नहीं होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बड़े होने लगे तो दिक्कतें सामने आने लगी। पीओपी में एक्चुअल में क्या होता था ना, कि पूरा का पूरा जो फोकस है वो प्रोसीजर पे होता था। मतलब काम को करने की प्राथमिकता होती थी कि काम कैसे भी करके निपटा दो। समझ गए ना? मतलब प्रोसीजर का मतलब समझो फंक्शंस। पीओपी में जो मेन फोकस था वो किस चीज पे था? फंक्शंस पे मेन फोकस था। प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर दिया जाता था। जैसे सोचो आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, और रेस्टोरेंट के जो ऑपरेशन है वो क्या क्या है? टेक द ऑर्डर, कुक द फूड, सर्व द फूड और जनरेट द बिल। तो ये यहाँ फोकस किस पर है? काम पर, कि काम करना है, यानी प्रोसेस पर फोकस है अगर आपका, तो आप इसको पीओपी कह सकते हैं। ठीक है। पीओपी बेसिकली ये सोचता है कि पहले काम बताओ, फिर डेटा हैंडल कर लेंगे, बात की बात है। प्रोग्रामर का जो फोकस होता है वो तीन बातों पे होता है: फंक्शन कैसे चलेगा, कौन सा स्टेप पहले चलेगा, कौन सा स्टेप बाद में चलेगा, बस यही सब होता रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या समझ में आई पीओपी की? हाँ, ऐसे समझो जैसे मान लो बैंक में 10 लाख कस्टमर है। बैंक में कितने कस्टमर है? 10 लाख कस्टमर है, और हर एक कस्टमर का नाम है, अकाउंट नंबर है, बैलेंस है, मोबाइल नंबर है। अब इन सब चीजों को आपको स्टोर करना है ना। अगर आप पीओपी से स्टोर करोगे तो आपको हर एक चीज के लिए वेरिएबल अलग अलग लेना पड़ेगा। कस्टमर वन का नाम, कस्टमर वन का बैलेंस, कस्टमर वन का अकाउंट नंबर, कस्टमर वन का मोबाइल नंबर, एक व्यक्ति के लिए 4 वेरिएबल। प्रोग्राम इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ठीक है ना? मान के चलो स्कूल में 5,000 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट के लिए नेम, रोल नंबर, मार्क्स, परसेंटेज कहां तक लोगे? संभव ही नहीं है। अगर पीओपी यूज करोगे तो डेटा को मैनेज करना असंभव हो जाएगा। समझ रही ना बात? अब इन सब चीजों का जो सारांश है वो किस में आया? ऊप्स में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मेन फोकस है वो ऑब्जेक्ट पर है। किस पे फोकस है? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज द काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेन, पेंसिल, डस्टर, मार्कर, है ना, ग्लास, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, वाटर बॉटल, ये हर एक चीज क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कहती है कि हर चीज को क्या मान लो? ऑब्जेक्ट मान लो। समझ गए ना? मतलब ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी की, किसी एंटिटी का सॉफ्टवेयर वर्जन होता है, ऐसे समझ लो। क्या है ये? एक तरह का और एंटिटी है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल पहले एंटिटी बताओ, फिर उसका बिहेवियर बताओ। जैसे हमने कहा एंटिटी है स्टूडेंट। एंटिटी क्या है? स्टूडेंट एक एंटिटी है, यानी स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट का बिहेवियर क्या क्या होगा? स्टूडेंट का डेटा क्या क्या होगा? नेम, रोल नंबर और मार्क्स। तीन चीजें ले ली, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। अब इसका बिहेवियर क्या क्या होगा? स्टडी करेगा, और स्टडी करेगा, ये इसका बिहेवियर है। एग्जाम देने जाएगा, ये इसका बिहेवियर है। रिजल्ट शो होगा, ये इसका बिहेवियर है। समझ गए ना? तो डेटा और फंक्शन एक ही जगह पर रखने का जो काम है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। समझ गए? एक मिनट। जी भैया। हाँ, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग क्या है? हर एक चीज को क्या मान लो? ऑब्जेक्ट मान लो। अब जैसे कहने का मतलब क्या है, ऐसे समझो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, स्टूडेंट को मान लो क्या? एंटिटी।
ठीक है। स्टूडेंट का डेटा क्या क्या हो जाएगा, नेम और इसके फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे, बच्चा क्या क्या फंक्शन करेगा, स्टडी करेगा और तो ये क्या हो गया, इसके फंक्शन हो गया। अब अगर देखो तो डेटा और फंक्शन एक ही जगह पर रख दिया, हाँ या ना। अब जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में ले लो एक कार का एग्जांपल। कार की अगर हम बात करें तो कार की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, कार की प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाओ और कार क्या क्या एक्शन कर सकती है ये लिस्ट बनाओ। तो कार की प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएंगी, कार का ब्रांड कौन सा है, कार का कलर कौन सा है ना। फिर कार की स्पीड क्या है, कार कितना फ्यूल बर्न करती है, कितना माइलेज दे रही है, यही तो होगी ना। अब उसके बाद स्टार्ट होगी और स्टॉप भी होगी, ब्रेक भी होगा, एक्सिलरेट भी होगा, अरे हाँ या ना, क्लच गियर सब होगा। तो ये इसके क्या हो गए, एक्शन हो गए। तो ये सब कुछ मिला करके क्या बन गया, कार का ऑब्जेक्ट बन गया। समझ गए। तो डेटा का मतलब प्रॉपर्टी से है, फंक्शन का मतलब एक्शन से है। समझ गए। तो पीओपी वर्सेस ऊप्स का अगर माइंडसेट हम डिसाइड करें कि पीओपी में क्या माइंडसेट से काम हो रहा था, तो अगर देखा जाए तो पीओपी के अंदर प्रोग्राम को टास्क में डिवाइड करते हैं। क्या कर रहे थे पीओपी के अंदर, प्रोग्राम को टास्क में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे लॉगिन एक टास्क है ना, रजिस्टर हमने बनाया तो रजिस्टर एक टास्क है, पेमेंट पेमेंट एक टास्क है, लॉग इन लॉग आउट ये भी एक टास्क है। समझ गए। तो ये पीओपी का मेन फंडा है। अगर ऊप्स की बात करें तो क्या करेगा, प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में डिवाइड करता है। जैसे कि हमने कहा एक ऑब्जेक्ट है हमारा यूजर नाम का, तो यूजर से रिलेटेड जितने काम है, नया यूजर जोड़ना, पुराना यूजर डिलीट करना, यूजर का पासवर्ड चेंज करना, ये सब हमने किसमें डाल दिया, यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर। यूजर से रिलेटेड जितने काम है वो सब एक ऑब्जेक्ट में होंगे, सही है ना। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना काम है वो एक ऑब्जेक्ट में होगा, है ना। कार्ड से रिलेटेड जितना काम है कि कार्ड में प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, कार्ड से प्रोडक्ट डिलीट हो रहा है, कार्ड का प्रोडक्ट आगे प्रोसीड हो रहा है, तो ये सब काम हमने क्या करा, एक में डाल दिया। ऐसे ही पेमेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दो, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो अभी ठीक है इतना, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम इसमें हो रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो रियल दुनिया को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर देता है ऐसे सब्जेक्ट। क्या करेगा, जैसे रियल दुनिया में एक स्कूल में क्या होता है, स्टूडेंट होता है। ओप्स की दुनिया में क्या होगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। रियल दुनिया में टीचर एक ऑब्जेक्ट है, और प्रोग्रामिंग की दुनिया में उसने क्या करा, उसने टीचर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। सेम एज इट इज रियल दुनिया में कार है तो प्रोग्रामिंग में कार का ऑब्जेक्ट बन गया। समझ गए। बैंक है, बैंक का ऑब्जेक्ट बन गया। एनिमल है, एनिमल का ऑब्जेक्ट बन गया। यानी हर चीज का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ गए। बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे पीओपी में क्या दिक्कत है, डेटा सबके लिए ओपन है, जो चाहो, है ना, भंडारा है, आगे खा लो। समझ गए ना। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, वो कार्ड जिसमें कि वही लोग आ सकते हैं जिसको कार्ड दिया गया है। कहने का मतलब जिसको एक्सेस करने की परमिशन है, केवल वही व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। तो डेटा जो है वो एक्चुअल में कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट के अंदर है। डेटा कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट के अंदर है। समझ गया ना। अनऑथराइज्ड एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, किसको कंट्रोल कर सकते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस को। मतलब अगर हम चाहते हैं कि शिवम को एक्सेस ना मिले तो नहीं मिलेगा।
समझ गए ना, शिवम कहता मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। रीयूजेबिलिटी की अगर बात करें, अब रीयूजेबिलिटी का मतलब जैसे कि मान लो हम कह रहे हैं पेरेंट के पास अपना कोई व्हीकल था, पेरेंट के पास अपना कोई व्हीकल था, तो चाइल्ड उस व्हीकल को यूज कर सकता है ना। रियल लाइफ में अगर सोचो, हमारे पिताजी के पास कोई गाड़ी है और बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो वो गाड़ी उसको यूज कर सकता है ना। दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टी जब चाइल्ड यूज कर सके, इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। समझ गए? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेरेंट ने कहा हमारे पास तो व्हीकल है, वाहन बहुत है। अब उन वाहन में बहुत कुछ हो सकता है, कार भी हो सकता है, बस भी हो सकता है ना, ट्रैक्टर भी हो सकता है, पता है ये सब छोड़ो, साइकिल भी हो सकती है, बैलगाड़ी भी हो सकती है, ठेला भी हो सकता है ना, हाथ गाड़ी भी हो सकती है। देख, तो ये नहीं सोचा था। अब इजी मेंटेनेंस बहुत इजीली मेंटेन हो सकता है। मान लो अमेजोन के अंदर एक अगर बग आया, और अगर आप ऊप्स पड़े हुए हो और यूज करना आपको आता है, तो सिर्फ आप रिलेटेड क्लास को ही फिक्स करोगे, पूरा प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा। समझ गया ना? और थ्योरी में क्या बता दूं? हाँ, तो कुल मिला के ओवरऑल तुमको क्या सुनना है? पीओपी में हम क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर को काम के हिसाब से डिजाइन करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम सॉफ्टवेयर को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से डिजाइन करते हैं। ठीक है, कुछ लिखने लायक लग रहा है? अगर अभी वो पीपीटीज मिल जाएंगी तो मैं दे दूंगा, तो नोट्स पढ़ डालना तुम लोग एक बार। हाँ, अब ऑब्जेक्ट ऊप्स के जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं? कौन कौन से? हाँ, और मेरा वाला। तो ऊप्स के चार टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, और पता है? अब अगर इनका इनहेरिटेंस की बात करें, तो इनहेरिटेंस क्या बताया अभी शुभम हमने? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जब चाइल्ड यूज करता है तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। देखो, इनहेरिटेंस का मतलब लिख लो, एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड्स को इनहेरिट कर सकता है। इनहेरिटेंस का मतलब लिख लो, एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट कर सकता है। इनहेरिटेंस में लिख लो, एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट कर सकता है। हाँ भैया जी। पापा से पूछ लो क्या कह रहे हैं, पापा जैसा बोले वैसा। ठीक है, मिल गया सामान आपको? ठीक। हाँ, अब जैसे मान लो पेरेंट्स के पास बहुत सारी चीजें हैं, और अगर मान लो, अच्छा, मान लो पेरेंट्स के पास बहुत सारी चीजें हैं, अब पेरेंट्स आपको सारी चीजें नहीं देना चाहते हैं, कुछ ही चीजें देना चाहते हैं। अब जैसे मान लो शिवम बड़ा हो गया, तो पेरेंट्स ने सोचा कि मान लो गाड़ी तक तो ठीक है यार, प्रॉपर्टी थोड़ी ना दे देंगे। ठीक है, बदला कल को निकाल के बाहर ही कर दिए। तो इसलिए होता क्या है, यहाँ पर काफी सारे एक्सेस मॉडिफायर यूज होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड, ये चार एक्सेस मॉडिफायर यूज होते हैं। लिखो तो राइटिंग में, एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, कौन कौन से? पहला डिफॉल्ट, फिर पब्लिक, फिर प्राइवेट, फिर प्रोटेक्टेड।
समझ में आ गया? अब अगला जो टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। सर ये किसका पार्ट है? ये एक्सेस मॉडिफायर अलग टॉपिक है। एक्सेस मॉडिफायर इज अ डिफरेंट टॉपिक। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में पॉली और मॉर्फ का मतलब अलग अलग होता है। देखो, पॉली अलग है, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब क्या होता है? फॉर्म्स। लिख लो जरा। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? एक ही मेथड, लिख लो, एक ही मेथड डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट बिहेवियर दिखाए। एक ही मेथड डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट बिहेवियर दिखाए। शिव, समझ रहे हो? एक ही मेथड डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट बिहेवियर दिखाए। कहने का मतलब शिवम नाम का एक मेथड है। अब शिवम अपने घर वालों के लिए अलग बिहेवियर दिखा रहे हैं, कोचिंग में अलग बिहेवियर दिखा रहे हैं, और बहू के सामने अलग बिहेवियर दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। समझ गया ना? तो यही पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक, मान लो यहाँ पे है तो बहुत सीधे सीधे बने जा रहे हैं, बाहर जा लड़ झगड़ रहे हैं, मार पीट रहे हैं, ठीक है, तो एनिमल बने जा रहे हैं बिल्कुल, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक, अब जैसे रियल वर्ल्ड में ऐसे समझो, जैसे टीचर ने बोला ड्रॉ समथिंग ऑन द बोर्ड, कोई कार बना रहा है, कोई बाइक बना रहा है, कोई बैट बना दे रहा है, कोई सचिन तेंदुलकर बना दे रहा है, तो ये क्या हो गया? यही तो मैंने फॉर्म है कि कमांड तो एक ही है, इंस्ट्रक्शन तो एक ही है, ड्रॉ समथिंग, जिसका जो बना रहा है वो बनाए दे रहा है। रियल लाइफ में समझो, मैंने कहा पावर ऑन की बटन है, टीवी के रिमोट में पावर ऑन की बटन है, टीवी खुलेगी, एसी के रिमोट में पावर ऑन की बटन तो एसी खुलेगा। समझ गया ना? तो ये सारी बातें मोबाइल में अलग काम करेगा। अगला क्या टॉपिक है? एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, एक चीज और है, पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह के होते हैं, लिख लो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो बातें, मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में दो बातें, मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में दो बातें, मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या आता है? मेथड ओवर राइडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है? कहलाता मेथड ओवरलोडिंग, और दूसरा क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और रन टाइम में क्या है? मेथड ओवर राइडिंग। लोडिंग नहीं, राइडिंग, ओवर राइडिंग। अब देखो, तुम्हें यहाँ पे दो बातें समझनी है, ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग क्या होती है। ओवरलोडिंग, अच्छा एक चीज समझो, अगर नंबर्स के बीच में प्लस लगा है तो एडिशन होता है, अगर स्ट्रिंग के बीच में प्लस लगा है तो कॉन्केटिनेशन होता है। कॉन्केटिनेशन होता है, कंबाइन हो जाता है। अब अंकित और गुप्ता के बीच में प्लस लगाओगे तो अंकित गुप्ता हो गया ना। लेकिन अगर 50 और 40 के बीच में प्लस लगाओगे तो 90 हो जाएगा। तो एक में जुड़ रहा है और एक में कंबाइन हो रहा है, तो अलग अलग, ये ओवरलोडिंग हुई कि अगर इंटीजर्स के बीच में प्लस लग रहा है तो जोड़ दो, और अगर स्ट्रिंग के बीच में प्लस लगा है तो कंबाइन कर दो, ये ओवरलोडिंग हो गई। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? मेरे पास एक मेथड है डिस्प्ले नाम का। किस नाम का मेथड है? डिस्प्ले नाम का। अब डिस्प्ले नाम का एक मेथड है जिसमें केवल सिंगल पैरामीटर है। ऐसे समझो, एक फंक्शन बनाया, वॉइड डिस्प्ले, नो पैरामीटर, हाँ या ना? एक मेथड और बनाया, फिर से वॉइड डिस्प्ले, वॉइड छोड़ दो, नहीं लिखा। वॉइड का मतलब होता है नल वैल्यू। फंक्शन जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो वॉइड लगाते हैं। हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हमने बताया था ना कि इंटीजर लगा दो, या जिस तरह की वैल्यू रिटर्न करे वैसा लगा दो। तुम लोगों ने सी पढ़ी कहा है, लेकिन सीधा जेएस पढ़े हो। फंक्शन बना दिया डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम के दो,
अब पहला वाला जो फंक्शन है इसमें एक ही पैरामीटर है, और दूसरा वाला जो फंक्शन है उसमें पैरामीटर है। अब होगा क्या, जब तुम कॉल करोगे और अगर कॉल करते समय तुमने दो वैल्यू दे दी माय डियर, तो कौन सा कॉल होगा, दूसरा वाला। और अगर एक ही वैल्यू दी तो कौन सा कॉल होगा, फर्स्ट वाला। इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। इसको क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग बताया ना कि हाँ एक ही ऑपरेटर भाई है प्लस, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है। ये अभी केवल थ्योरी बता रहे हैं यार, फर्स्ट डे केवल थ्योरी में जा रहा है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक। अगला क्या है, ओवर राइटिंग। अब ओवर राइटिंग का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल शिवम, पिताजी ने जो है तुम्हारे पूरा जीवन सेटल सोच रखा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, जैसे मान लो उन्होंने कहा शिवम है हमारा, तो इसकी पढ़ाई की तैयारी हम करेंगे, तुमने ठीक कोई बात नहीं, ठीक है। इसका करियर हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्पाउस हम डिसाइड करेंगे, कह रहे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब हुआ क्या, अब मान लो एक क्लास बनाई पेरेंट नाम से। अब पेरेंट ने कही चार बातें, ठीक है। एजुकेशन, एक मेथड है एजुकेशन नाम से, एक मेथड है करियर नाम से, एक मेथड है प्रॉपर्टी के नाम से, और एक मेथड है स्पाउस नाम से। अब शिवम ने क्या करा, शिवम आया एक चाइल्ड, इस चाइल्ड ने इनहेरिट किया किसको, पिताजी को, पूरे सम्मान के साथ कि पिताजी आज हम आपको इनहेरिट कर रहे हैं, जैसा जो आप कहेंगे जीवन वैसे ही चलूंगा। अब अगर शिवम ये तीन मेथड पिताजी के द्वारा जो दिए गए हैं वही यूज कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये ओवरलोडिंग हो गई एक तरह से, ठीक है। अब शिवम ने कहा कि स्पाउस वाली जो बात है ये हम मामला चेंज करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा स्पाउस वन, ठीक है, मैरी ब्लैक गर्ल, ठीक। एजुकेशन में कहा चलो बीटेक, ठीक कोई दिक्कत नहीं। करियर में आईटी जॉब लंदन में, चलो ठीक है। प्रॉपर्टी 500 बीघा, ठीक, 50 बीघा, ठीक है। ज्यादा हो गया था 500। शिवम कहता फिर मैं जॉब अब करूंगा के लिए, है ना। फिर क्या करना भाई, परेशान हो गए। 10-20 बीघा भी हो तो क्यों करना, क्यों नहीं। प्रैक्टिस, आज प्रोजेक्ट दिया इतना बड़ा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, ये लोग 2 दिन नहीं बना पाएंगे, तो करो बैठ के। अब देखो, ओवर राइटिंग का मतलब क्या होता है कि जो चीजें तुम्हें दे दी गई, अगर तुमको एज इट इज यूज कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। जिन चीजों में तुम चेंज करोगे, ठीक है, वो ओवर राइटिंग हो गया। ठीक, चेंज कर दिया देखो, ठीक। शर्मा भी हाँ, समझ रहे हैं। ठीक, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, ओवर राइटिंग हो गई। तो ओवरलोडिंग ओवर राइटिंग क्लियर हो गई। अगला टॉपिक क्या था, इनहेरिटेंस समझ में आ गया, पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया, ओवर राइटिंग समझ में आ गई। अब क्या है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दिखा दो और अननेसेसरी की सारी डिटेल हटा दो, समझ गए। अब जैसे बाइक स्टार्ट करने के लिए, अब जैसे वही बात है, शिवम ने बोला कि देखो बाकी हम कुछ नहीं बताएंगे आपको, तो बस स्पाउस 2 चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, तुमने कहा पापा बाकी अननेसेसरी की डिटेल छोड़ो, कब से जानते हो, कैसे जानते हो, कहाँ मिले थे, ये सब छोड़ो, जानते हैं बात खत्म। तो ये क्या हो गया, नेसेसरी डिटेल, समझ गया। अब जैसे कि हुआ क्या, अब जैसे हम लोग गाड़ी में जाते हैं, आर्यन तुमको समझाएं तुम्हारी लैंग्वेज में, शिवम को जैसे समझ में आना था आ गया उसको, ठीक। अब जैसे गाड़ी में गए, चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट करो। अब तुमको क्या लेना देना कि गाड़ी का स्पार्क प्लग कैसे काम कर रहा है कि नहीं। अब तुमको क्या करना, फ्यूल कैसे इंजेक्ट हो रहा है ना, या फिर तुमको क्या करना है कि जैसे कंबंशन कैसे हो रहा है, इन सब बातों तुमको क्या लेना देना, ये सब चीजें कैसे क्या काम कर रही हैं हमको इनसे क्या लेना मतलब। अब जैसे मान लो कॉल करते वक्त हम केवल कॉल का बटन दबाते हैं और कॉल मिल जाती है, खुश। क्या हम उस समय सोचते हैं टावर कनेक्शन कैसे हो रहा है ना, सिग्नल की राउटिंग कैसे हो रही है, क्यों, नेटवर्क स्विचिंग क्यों कैसे हो रही है, कौन सा नेटवर्क स्विच यूज हो रहा होगा, ये सब चीजें क्या हिडन है ना। तो बस यही एब्स्ट्रैक्शन है। एटीएम में जाते हो, कार्ड लगाया, विड्रॉ हो गया या डिपॉजिट हो गया, कोई लेना देना नहीं, कैसे प्रोसेस हो रहा है, ऐसे बैकएंड में टीम काम कर रही है, हमको कोई मतलब नहीं, समझ गए। अब क्या बचा, अब इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, देखो इनकैप्सुलेशन का मतलब हम अभी नोट से देंगे, पढ़ लेना, ठीक है।
डेटा और उससे रिलेटेड मेथड को एक ही यूनिट में रखो। क्या मैंने बोला? डेटा और उससे रिलेटेड मेथड्स को एक ही यूनिट में रखना है, या कह दो क्लास के अंदर, क्लास के अंदर पैक कर देना है। समझ गया ना? और कैप्सूल वर्ड याद रखो। कौन सा वर्ड याद रखना है? कैप्सूल। जैसे कि मेडिसिन होती है ना, तो मेडिसिन जो होती है वो कैप्सूल के अंदर सब कुछ पैक्ड होता है ना उसमें। ऐसे समझ लो कि उस मेडिसिन का जो एक हिस्सा है, एक हिस्से में डेटा है और दूसरे हिस्से में फंक्शन है। अच्छा, समझ गए ना? क्या हो गया? कैप्सूल है, कैप्सूल में दो हिस्से होते हैं, तो एक हिस्से में क्या है? डेटा, और दूसरे हिस्से में क्या है? फंक्शन। ठीक है ना? अब जैसे एटीएम में जाते हो, आप कार्ड इंसर्ट करते हो, पिन एंटर करते हो, कैश मिल जाता है, लेकिन बैंक सर्वर कैसे काम कर रहा है, बैलेंस कैसे वेरीफाई हो रहा है, ट्रांजैक्शन कैसे प्रोसेस हो रहा है, ये सब हिडन है। यही इनकैप्सुलेशन है। ये सब चीजें क्या है? हिडन। मान लो अगर आप कार चलाते हो, स्टेयरिंग घुमाओ, ब्रेक लगाओ और एक्सीलेटर दबा के चलाओ, लेकिन इंजन के अंदर अगर देखें, फ्यूल इंजेक्शन, कंबशन, है ना, पिस्टन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये सब कौन जानना चाहता? बस यही तुम्हारा क्या है? इनकैप्सुलेशन। समझ गए? चार बातें हैं इसके अंदर। हाँ। अच्छा ये बताओ, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में क्या डिफरेंस है मैम? एब्स्ट्रैक्शन में सब कंटेंट कुछ होगा, एब्स्ट्रैक्शन में डायरेक्ट होगा। सिमिलर नहीं लगा तुम लोगों को एक बार में? एक पल को। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन कैसे समझाओगे फिर? क्या डिफरेंस है? हाँ, इनकैप्सुलेशन में डेटा को प्रोटेक्ट करना है और डेटा प्लस मेथड को एक यूनिट में पैक करना है और उस यूनिट को ही छुपा देना है। जबकि एब्स्ट्रैक्शन में क्या है? कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन को हाइड करो, सिर्फ रिक्वायर्ड फीचर दिखाओ। जैसे इनकैप्सुलेशन में कार के इंजन के जो पार्ट्स हैं, पिस्टन और फ्यूल इंजेक्टर, सिलेंडर, स्पार्क प्लग, ये सब इंजन के पार्ट होते हैं ना, सब कार के अंदर पैक्ड है। आप डायरेक्टली उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। तो फोकस यहाँ किस बात का है इनकैप्सुलेशन में? डेटा की प्रोटेक्शन। लिख लो, इनकैप्सुलेशन में फोकस किस बात का है? डेटा की प्रोटेक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन में क्या हुआ? आपको सिर्फ स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सीलेटर दिखता है ना? इंजन कैसे काम कर रहा है ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, यानी इसका जो फोकस है कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करना है। समझे? एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का फोकस क्या है? लिख लो, कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करना। क्लियर अब? यस सर। अभी थ्योरी दे देंगे तो पढ़ ही लोगे। अब ये बताओ, क्लास ऑब्जेक्ट में मेन डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है? हाँ, क्लास और ऑब्जेक्ट में मेन डिफरेंस क्या है? बताओ, पूछ रहे हैं हमसे। ऑब्जेक्ट समझ में आ गया? क्लास की अगर मैं बात करूं, तो क्लास जो है वो एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है, या फिर ये कह दो एक तरह का नक्शा है, या फिर एक तरह की डिजाइन है। क्लास सिर्फ डिफाइन करती है कि ऑब्जेक्ट के पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कौन से मेथड होंगे। क्या मैंने बोला? क्लास क्या डिफाइन करती है? जैसे क्लास 10th है, तो क्लास 10th क्या डिफाइन कर रही है कि इस क्लास में किस प्रकार के बच्चे बैठेंगे, जो पहली बार अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होंगे, जिनका एज ग्रुप 14-15 साल के बीच में होगा, है ना, जिन्होंने अभी लाइफ का अपना कोई पहला बोर्ड एग्जाम दिया नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव वाला। भाई डिस्टर्ब हो रहा है अंदर। क्लास क्या होती है? एक ब्लूप्रिंट होती है। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। कम शब्दों में समझो, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है? क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला पॉइंट लिखो, class is only defining that what the object will contain. Class only define that what object will contain. समझ गए? पॉइंट नंबर 1। हाँ, हाँ, ऑब्जेक्ट क्या क्या कंटेन कर सकता है? प्रॉपर्टीज,